हेलो। स्वागत है आपका। बहुत कुछ देख लिया है वाइब्रेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीख लिया है किसी भी सिस्टम का बाय द एनर्जी मेथड एंड डे लैम्बर्ट प्रिंसिपल। और ये भी देख लिया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी देख लिया। ये हमारा सिस्टम था, इस सिस्टम का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। एक्स दे रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। ये दिखाई पड़ रहा है कि कॉस और साइन का फंक्शन है, इसलिए हार्मोनिक फंक्शन है। इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को हम लोग कहते थे हार्मोनिक इक्वेशन, और ये इसी को नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। ठीक है। तो अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, बार बार आएगी, दैट इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी तक इस टर्म की बात हमने नहीं किया था, लेकिन अब करना जरूरी हो गया है कि व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो निकालना आसान है, लेकिन पहले समझें कि ये होता क्या है, व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को समझें, हम कुछ नहीं जानते वाइब्रेशन के बारे में, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को देखें, तो फ्रीक्वेंसी को आप यही तो कहते हैं ना कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में कोई चीज जितने भी ऑसिलेशन करती है उसी को आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे ये मास है, ये इसका मीन पोजीशन है, और इस मीन पोजीशन से आगे जाएगी, फिर पीछे जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, एक साइकिल पूरी हुआ। ऐसा अगर ये एक सेकंड में 2 बार करती है तो आप कहेंगे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को निकालने के 2 तरीके होते हैं। अगर आप इसको एंगल के टर्म में निकालें, अगर एंगल के साथ रिलेट करें, तो आप कहते हैं रेडियन पर सेकंड, है ना, कि मतलब एक सेकंड में कितने रेडियन चलेगा। अब बातें कंफ्यूजन आ रही है कि यहाँ पे कहाँ एंगल आ रहा है, एंगल तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसको रिलेट करें यहाँ से, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में कि एक पार्टिकल पी था जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था और किसी इंस्टेंट टाइम टी पर यहाँ पहुंचा था। इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लिया था और ए पॉइंट इसका प्रोजेक्शन पॉइंट था। इस ए पॉइंट का मोशन ये था, है ना। इसको आपने कहा था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहां ए इसका रेडियस है और ओमेगा क्या था, इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी थी। तो जहां पे मोशन में एंगुलर वेलोसिटी है वहां तो दिखाई पड़ता है कि एंगुलर घूम रहा है, एक साइकिल को दोबारा पा लेता है। तो यहाँ पे एंगुलर की बात हो रही है, यहाँ एंगल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एंगल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्राइव किया तो यहाँ देखिए कॉस और साइन आता है। साइन और कॉस के आगे जो ये टर्म लिखा है, इसका मतलब ये जो टर्म यहाँ लिखा है ब्रैकेट के अंदर देखा जाए, साइन के बाद जो कुछ भी लिखा है ये एक एंगल ही तो होगा। साइन का रिलेशन एंगल से नहीं होगा तो किससे होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी ये एंगुलर टर्म आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जो फ्रीक्वेंसी देख पाएंगे वो एंगल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है फ्रीक्वेंसी को देखने का कि अगर साइकिल के फॉर्म में देखें, कितने साइकिल कितने चक्कर, इस तरह से बात करें, तो आप कहते हैं उसको हर्ट्ज में, हर्ट्ज में, है ना, कि एक सेकंड में कितने साइकिल वो कहलाता है हर्ट्ज। एक सेकंड में कितना एंगल वो कहलाता है रेडियन पर सेकंड। मींस एंगुलर वेलोसिटी भी रेडियन पर सेकंड होता है और यहाँ पे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी भी रेडियन पर सेकंड होता है। तो एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। इसलिए जब इसको हम लोग पी पॉइंट को रोटेट कर रहे थे और ए पॉइंट वाई एक्सिस पर एसएचएम कर रहा था, तो इस यहाँ पर पी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है, ओमेगा को कह रहे हैं ओमेगा रेडियन पर सेकंड। उसी ओमेगा को जब ए पॉइंट के लिए देखा गया तो इसी को कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, इसी को कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी किसमें, रेडियन पर सेकंड में। तो इसका मतलब रेडियन एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक ही जैसी दिखाई पड़ रही है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट पी का है, बट ये जो फ्रीक्वेंसी है ये पॉइंट ए का है। पॉइंट ए स्ट्रेट लाइन में मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ये मूव कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में जब ये साइन का टर्म आ रहा है तो इसी को कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी। अब बात क्लियर होगी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। एंगल के फॉर्म में रेडियन पर सेकंड, साइकिल के फॉर्म में हर्ट्ज कहेंगे। हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि साइकिल पर सेकंड। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब एक इसमें नया वर्ड आता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको जरा समझा जाए कि व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये एक मतलब इसको यूज कर सकते हैं, ये एक मैकेनिक्स का वर्ड है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी के पहले एक वर्ड लग गया नेचुरल, है ना। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक।
प्राकृतिक का मतलब हमारा कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या है, कब हम किसी फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे? तो भाई पहली कंडीशन तो यह है कि जब वो अनडैम्प्ड हो। अनडैम्प्ड का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम में आपने एक बार ऑसिलेशन दे दिया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, चाहे वो पेंडुलम हो चाहे ये मास हो, इसको मैंने एक बार यहां लाके छोड़ दिया, अब ये ऑसिलेट करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? क्योंकि ये अनडैम्प्ड है, इससे कोई भी एनर्जी बाहर नहीं आएगी। जब बाहर नहीं आएगी तो खाली एनर्जी का कन्वर्जन होगा, बहुत डिटेल में देखा हुआ है। ये जिंदगी भर ऐसे ऐसे करता रहेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, एक कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए अनडैम्प्ड, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो फ्री हो, है ना। याद करिए हम लोगों ने जब वाइब्रेशन को क्लासीफाई किया था तो एक बात लिखा था कि कभी फ्री वाइब्रेशन होगा, कभी फोर्स वाइब्रेशन होगा, ठीक है। फोर्स वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि ठीक है हम एनर्जी निकल नहीं रही है, इसका मतलब अनडैम्प्ड है, लेकिन हम बीच में एनर्जी दे भी नहीं रहे हैं, है ना। बीच में किसी तरीके से बीच में उसको टच नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं दे रहे हैं, नेचुरल प्राकृतिक अवस्था से अपना वो ऑसिलेट कर रहा है। तो फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब मोटा मोटा ये समझे कि एनर्जी इन नहीं होगी, है ना। जो एनर्जी होगा वो इन नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी उसके सिस्टम में जाएगी नहीं, ठीक है। और यहां पर एनर्जी आउट नहीं होगा, यहां पे इन नहीं होगा और यहां पे आउट नहीं होगा, ठीक है। तो इन और आउट अगर आपने रोक दिया तो आप कहेंगे अनडैम्प्ड, नो एनर्जी आउट, फ्री, नो एनर्जी इन। इट मींस जो कुछ कंडीशन बन के आई उस समय ये जिस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है उसी को कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब यही फ्रीक्वेंसी पर जब ये कंडीशन इंपोज हो जाएगी तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और उसको नापने के, मेजर करने के दोनों तरीके हैं। एंगल के फॉर्म में कहेंगे तो रेडियन पर सेकंड, और साइकिल के फॉर्म में कहेंगे तो हर्ट्ज। ये हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई? जैसे आपने एक बच्चे को झूले पे बैठाया और उसको झूला के छोड़ दिया, ठीक है। अभी माने कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, झूले का जो हुक है वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आप देखेंगे क्या कि जिंदगी भर ऐसे झूलता रहेगा, ठीक है। वही जो उसका साइकिल चल रहा वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब जरा बात करते हैं कि इसके वैल्यू की। ये तो बात हो गई कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है क्या, ठीक। तो अब जरा इसको इसमें देखते हैं कि जब इसमें आते हैं, इस मास में आते हैं, पता चला कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है। इसका डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से गवर्न होगा। तो इस जगह पे आपको ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो टाइम के साथ जो फैक्टर लगा हुआ है वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना। तो अगर इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जब इस फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो ओमेगा नहीं लिखेंगे, इसका नाम अब ओमेगा नहीं लिखेंगे, इसी को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा एन से। जिसमें एन लग गया वो समझिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है ना। ये जनरल फ्रीक्वेंसी थी, कहीं भी हो सकती है, बट ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दिस इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये सिस्टम हमारा कैसा है, अनडैम्प्ड है। ये सिस्टम कैसा है, फ्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम के साथ ये फैक्टर लगा है, चाहे यहां पे देखा जाए ये जो फैक्टर लगा है, चाहे इसको यहां देखा जाए ये जो फैक्टर लगा है, दोनों में सेम ही तो रहेगा। यही जो फैक्टर लगा है इसी फैक्टर को हम कह रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे यहां पे इसको बोल रहे थे फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर ये बीच में कोई इन फोर्स एनर्जी इन एनर्जी आउट नहीं हो रही है तो इसको भी कह सकते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट ए, है ना। वैसे ही अब इस मास के लिए, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो टी के बगल में ये फैक्टर लगा हुआ है इसी को कह सकते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं कुछ, या इक्वेशन है फ्रॉम एबव इक्वेशन आप कहेंगे क्या कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के बाई एम, अंडर रूट के बाई एम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक फॉर्मूला निकल के आया कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के बाई एम। इसको भूलना नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे चल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम इसी को कहेंगे, और आगे हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे हमारा मकसद यही होगा। हमारा मकसद ये इक्वेशन निकालने का बहुत ज्यादा नहीं है,
हमारा मकसद ये है कि जो भी सिस्टम हमें दिया जाए अगर वो अनडैम्प्ड फ्री है तो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, हमारी बॉडी का भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम्स धड़कता है, वो भी पीरियोडिक मोशन करता है, उसकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, हमारी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जब हम लोग अपने कोई कोई अपने लिए कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम लोग एरोप्लेन में बैठे हैं, हमारी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स है 1 मिनट में 72 टाइम्स, तो सेकंड में निकाल सकते हैं कितना आएगा। और अगर ऐसा कुछ डिजाइन हुआ सिस्टम की जो एरोप्लेन है उसके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी भी हमारी फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर हो जाए तो क्या होगा, इसी को घटना को बोलते हैं रेजोनेंस, अनुनाद। अगर ऐसा हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाए। ठीक है, तो इसको जब हम कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को देखना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चल के हम लोग रेजोनेंस के बारे में जब स्टडी करेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि क्या इफेक्ट होने वाला है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब यहाँ पे एक बात और कहनी है कि अब हम लोग आगे किसी क्वेश्चन में बार बार ये मैथमेटिकल अप्रोच नहीं लेंगे, अब सीधे सीधे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमको दिख क्या रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हम क्या कह रहे हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के एम फॉर दिस सिस्टम, देख चुके हैं। तो भाई पूरी कहानी छोड़ के बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आते हैं। तो अगर हम इसमें के बाई एम का अंडर रूट वाला फैक्टर कहीं से देख पाए तो हम उसी से कंपेयर कर लेंगे। तो इसी को हम लोग क्या फिर से लिख सकते हैं, अगर m से डिवाइड कर दें तो आप क्या लिखेंगे, x डबल डॉट प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर यहां से देखा जाए तो क्या k बाई एम की वैल्यू ओमेगा एन स्क्वायर नहीं आ रही है। अगर ये k बाई एम की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ रही है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं x डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी कह सकते हैं कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, क्योंकि देख चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो अब हम बार बार ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के उसका जनरल सॉल्यूशन CF प्लस PI करके नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, डी-लैम्बर्ट प्रिंसिपल से या एनर्जी मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। और हमें पता है, वी नो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज दिस इक्वेशन। बस इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। और जब भी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x के बगल में फैक्टर क्या होना चाहिए, 1, यहाँ 1 होना चाहिए, डिवाइड कर देंगे तो k बाई एम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा k बाई एम, यहाँ रहेगा ओमेगा एन स्क्वायर। जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट सॉरी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एम, या ओमेगा एन इज इक्वल टू मिलेगा रूट k बाई एम। दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी बॉडी। फिर से रिवाइज कर दें, हम डिफरेंशियल इक्वेशन पाएंगे बाय द लॉ ऑफ काइनेटिक्स। उसके बाद इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि x का फैक्टर होना चाहिए, x का फैक्टर और x डबल डॉट का फैक्टर 1 होना चाहिए। उस कंडीशन में कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब मेरे ख्याल से सारी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। स्प्रिंग 1 के बदले 2, 3, 4 लगाएंगे, मास का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा बदलेंगे, और हर सिस्टम में देखेंगे कि कैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। उसके अलावा हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे कि जो चीजें यहाँ दिखाई पड़ रही क्या वो फिजिकली